मेरी 7 मालकिन थी। कोई मुझसे मसाज करवाती, कोई कपड़े धुलवाती। मालिक देखता तो कंधे पर थपकी देकर शाबाशी देता। मैं भी काम में जुट जाता। लेकिन एक रात मालिक ज़रूरी काम से चला गया तो उसे रात 7 मालकिन को जब मैंने बारी बारी अमर कहा तो तुम जल्दी से मेरा पराठा बनाकर लाओ, भूख लगी है। मुझे मालकिन नंबर 3 ने आवाज़ दी थी। मैं इस वक्त मालकिन नंबर 4 के लिए आमलेट बना रहा था। मेरा मालिक एक अयास किस्म का इंसान था। उसने अपने घर में 7 लड़कियां अपनी अयासी के लिए रखी थी, जिनकी सेवा पर मुझे रखा हुआ था। वह बहुत अमीर इंसान था लेकिन शादी नहीं करता। इस बंगले के नीचे के पोर्शन में 7 कमरे बने हुए थे और 7 कमरों में वो लड़कियां रहती थी और सभी बेहद खूबसूरत थी। और इस घर में मैं अकेला ही नौकर था और मैंने यह सुना था वह सब लड़कियां बेहद चालाक है, किसी भी नौकर को टिकने नहीं देती। जो भी नौकर आता है वह उसे इतना परेशान करते हुए 2-4 दिन में ही भाग जाता है। पर मैं मजबूर था। घर में 2 जवान बहनें थी और माँ ने कहा था कि कुछ भी हो जाए मुझे नौकरी हलाल में करनी पड़ेगी, क्योंकि बड़ी बहन का रिश्ता तय हो चुका था और कुछ महीनों में उसको पूरा दहेज तैयार करना था। जब मुझे घर में से नौकरी की ऑफ़र आई तो तनख्वाह भी अच्छी खासी थी, तो मैं फ़ौरन मान गया। लेकिन जैसे ही मैं सारी बातें करके घर से बाहर निकला तो मुझे एक आदमी नज़र आया जो इस बंगले के अंदर दाखिल हो रहा था। मुझे देखकर कहने लगा कि तुम इस घर में काम करने आए हो? मैंने कहा जी हाँ। मेरी बात सुनकर पहले तो उस आदमी ने मुझे ध्यान से देखा, फिर अपने कानों को हाथ लगाकर कहने लगा, ऊपर वाले की पनाह है इस घर में मालकिनों से। अरे मुझे देखो, मैंने बस 8 दिन इस घर में काम किया है और अब अपनी तनख्वाह लेने आ रहा हूँ। यह लड़कियाँ नहीं, आफत की पुड़ियाँ हैं। यह सुनकर पहले तो मैं डर गया और फिर यहाँ काम करना ना सोचा। लेकिन फिर माँ की बात याद आई और इसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अगले दिन मैं पहली बार काम पर आ गया तो उन कम उम्र हसीनाओं को देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना भूल गया था। मेरे लिए फैसला करना मुश्किल हो गया मैं उनमें से कौन सी ज़्यादा हसीन है। लेकिन वह सभी बहुत हसीन और कमल थी। मैं भी उन दोनों दिनों जवान और एक खूबसूरत नौजवान था। देखने में नौकर कम ही लगता था। मुझे मीठी मीठी बातें करनी भी आती थी, इसलिए अपनी 7 मालकिनों को बेवकूफ़ बनाना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं था। चंद दिनों में मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि ये सब लड़कियां आपस में एकता करके रहती है और नौकरों की छुट्टी करवा देती है। अभी तो मेरे सब्र का इम्तिहान था कि मुझे उन सब की बदतमीजी को बर्दाश्त करना था, ताकि जब वह मुझ पर भरोसा करने लगे तब मैं उन सबको एक दूसरे के खिलाफ करता। तभी मैं यहाँ पर टिककर काम कर सकता था, वरना वे सब मिलकर मुझे भी निकलवा देती। उनका दिल जीतने के लिए मैं भाग भाग कर उनके काम करता, मगर उन सब की नई नई फरमाइशों ने मेरी जान आफत में डाल दी कि सुबह नाश्ते पर ही मेरा दिमाग चाट चुकी थी। एक को ऑमलेट खाना था, दूसरे को कुछ, तीसरी को कुछ और चौथी को फ्रेश जूस का। इस तरह 7 की अलग अलग फरमाइश। मैं तो सुनकर ही चौंक गया। मैंने झटपट से सबका नाश्ता बनाया और टेबल पर लगा दिया। मेरे तेज काम करने पर वो सब मुंह खुलाकर देख रही थी। फिर मैंने कहा कि और कुछ चाहिए तो बता देना। नाश्ते के दौरान उनके दूसरे ऑर्डर जारी हुए थे कि हमारे कमरों की सफाई अच्छे तरीके से करना, और दोपहर में भी हम अलग अलग मेनू था। मैं काम में बहुत तेज था, फटाफट से सारे काम कर लेता। किंतु बचपन से मैंने लोगों के घरों में नौकरी की थी। दोपहर के खाने में भी जब सबने अपनी पसंद की चीज़ देखी तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगी, क्योंकि मैंने उनके पास शिकायत का कोई मौका नहीं छोड़ा। उनमें से एक कहने लगी कि ऐसा करो, मेरे कमरे में आओ, मेरे कपड़े धुल दो। मैं उसके साथ उसके कमरे में चला गया और उसके कपड़े धोता रहा, साथ साथ उसके हुस्न की तारीफ़ करता रहा। आप बहुत ज़्यादा हसीन लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, आप बहुत अच्छी है, वगैरह वगैरह। जिस मालकिन के कमरे में जाता उसकी तारीफ़ें शुरू कर देता। वह खुश हो जाती जब मेरे मालिक ने देखा कि उसकी सब बीवियां मुझसे खुश रहने लगी तो मेरा कंधा थपथपाता, मुझे शाबाशी देने लगा, कहने लगा तुम बड़ी समझदारी दिखाई है। मालिक ने मुझे यह कहा था कि मैं उनके पीछे उन लड़कियों को राजी रखूं। अब मैं यह करता कि जब भी किसी काम से मालकिन के कमरे में जाता तो उनके कान दूसरी मालकिन के खिलाफ भरने लगता।
लेकिन एक बार जो कुछ 7वें नंबर की मालकिन ने मुझसे कहा, मैं तो हिल के रह गया। वह मुझसे कहने लगी, अमर, मेरे सर का मसाज कर दो। यह सुनकर तो मुझे कुछ हैरानी हुई। मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वह कहने लगी, जल्दी आओ मेरे कमरे में, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं नहीं जानता था कि मालकिन के कमरे में जाकर मेरी ज़िंदगी में यह तूफान आएगा। मैंने तेल की शीशी उठाई और उस लड़की के कमरे में चला गया। उसने अपने हसीन बालों का जूड़ा खोल दिया। मेरे होश उड़ गए। खुले बालों में वह लड़की बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन वह चुप चुप सी थी। मैंने पहले तो खुद को झटका और फिर खुद ही याद दिलाया कि मैं इस घर का नौकर हूँ, मुझे अपनी हद में रहना चाहिए। अब मैंने मालकिन के सर की मालिश शुरू की, 7 बातें करनी शुरू की जो मैं सब लड़कियों को राजी रखने के लिए करता था। मैंने कहा, मालकिन, सच पूछे तो 7 मालकिन में आप बहुत ही सुंदर हो। आपके घने बाल, आपकी आंखें भी बड़ी हसीन हैं और रंग सुर्ख सफ़ेद है। लेकिन हकीकत यह थी कि वह 7 मालकिन बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन मुझे उनमें फूट डलवानी थी। मेरी तारीफ सुनकर उनका लहजा बहुत नरम था। मैं समझ गया कि वह तारीफ से पिघल गई है। मैंने कहा, उधर वाला झूठ न बुलवाए, आपको देखकर तो मैं अपनी आंखें झपकना ही भूल गया। सर की मालिश के साथ मैं उसके दिल में अपनी जगह भी बनाने की कोशिश कर रहा था। कहने लगी, मेरा हुस्न बेकरार है, तुम्हें क्या मालूम मेरा हुस्न मेरे लिए किस कदर तकलीफ़ का सबके सामने कर चुका है। उसका लहजा बहुत उदास था। मैं कुछ हद तक डरते हुए उससे एक सवाल किया। मैंने कहा, एक बात समझ नहीं आई, जब आपको यह सब बुरा लगता तो आप यहाँ आई कैसे? एक सवाल था जिसने करने से मेरे मालिक ने सख्त मना किया था, लेकिन उसे लड़कियों की आंखों में न जाने ऐसा क्या था। यह सुनकर उसके चेहरे की उदासी छा गई। कहने लगी, बुरी किस्मत बताकर नहीं आती। कहकर उसकी ठंडी आँख भरी। जिस चीज़ ने मुझे हैरान किया, उसकी आंखों में आंसू थे। एकदम उसने मेरा हाथ अपने हाथ से पूछ कर दिया और कहने लगी, बस जाओ यहाँ से। मैंने देखा वह दुपट्टे से अपनी आंखों को पूछ रही थी। पता नहीं क्यों उस रात मालिक को इसी कमरे में जाना है और वह सुबह बेचैन थी। रात को मैंने देखा तो 7 लड़कियों में बस एक वही तैयार थी, लेकिन चुप चुप और खामोश थी। मुझे यहाँ आए कुछ ही दिन हुए थे और मालिक के आने से पहले वह सब लड़कियाँ उसे तसल्ली दे रही थी। उन सब लड़कियों के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या मामला है। सुबह तक तो बड़ी खुश और चंचल चिड़िया की तरह चहक रही थी। उन सबके उदास चेहरे देखकर मुझे ताज्जुब हुआ था। रात को मैं अपने क्वार्टर में जाकर सोता था, लेकिन आज न जाने मुझे क्यों नींद नहीं आ रही थी। मैं उसे मालकिन के बारे में सोच कर बड़ा बेचैन हो रहा था कि किस वजह से वह यहाँ आकर फंस गई होगी, क्योंकि जिस तरह से वह मालिक के आने से परेशान थी, वह यकीनन यहाँ आकर खुश नहीं थी। उसके बारे में सोचते सोचते नींद आ चुकी थी। सुबह जब मैं किचन में आया तो वह मालकिन सिसकियाँ लेकर रो रही थी। मेरा दिल बेहद उदास हुआ। न जाने क्यों रो रही थी, लेकिन मैं पूछ नहीं सकता था। जैसे ही वह उदासी से मेरी तरफ पलटी तो उसके चेहरे को देखकर मेरा दिल ही धड़कन भूल गया। मेरी रंगत उसके चेहरे को देखकर फीकी सी पड़ गई। वह मुझे अपने रूबरू देखकर फौरन वहाँ से बाहर निकल गई। मैं तो यूँ था कि जैसे पत्थर का हो चुका था। उसका चेहरा रात को किए गए सारे जुल्म की कहानी बता रहा था, जैसे जलती सिगरेट को उसके चेहरे से बुझाया गया हो। मैं नहीं जानता था कि मालिक ऐसा आदमी भी हो सकता है। मुझे अपने मालिक से नफरत सी महसूस हुई। मैं जो पहले यह इरादा किए हुए था कि इन सब मालकिन के दिल में एक दूसरे के खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा करूंगा और जब वह एक दूसरे से लड़ेंगी तो तमाशा देखूंगा, लेकिन अब मैं अपना इरादा बदल चुका था। वह लड़कियां मुझे बेहद बेबस और मजबूर लग रही थी। फिर मैंने यह नोट करना शुरू कर दिया, वह मालिक जब भी किसी लड़की के कमरे में जाता, सुबह मैं लड़की से क्या लेकर रो रही होती। एक बार किचन में काम कर रहा था कि जब मुझे बाहर लड़ने और झगड़ने की आवाज़ आई। मालिक न जाने किस बात पर उसे लड़की पर भड़क रहा था, जिसके चेहरे पर मैंने जख्म का निशान देखा था। खुद ब खुद ही मेरे कदम किचन से बाहर की तरफ उठने लगे। हालांकि मालिक ने मुझे कहा था कि तुम हमारे घर के मामले को ना देखो, ना सुनोगे और ना ही बीच में आने की कोशिश करोगे। मैंने देखा कि मालिक उसे 7वें नंबर वाली मालकिन से झगड़ा कर रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा बेकार हो गया। तुम्हारी वजह से लड़कियों में भी बगावत पैदा हो रही है। उनकी मेरे सामने जुबान चलने लगी है। जब तुम नहीं थी, उन 6 लड़कियों की हिम्मत भी न थी मेरे सामने उफ भी कर जाए।
लेकिन वह मालिक से डरने की बजाय उसकी आंखों में आंखें डाल खड़ी थी। उसकी आंखों को देखकर लग रहा था कि जैसे मालिक के साथ न जाने क्या कर उजरेगी उसे। लड़की का गुस्सा देखकर मैं भी डर गया। मालिक कहने लगा कि अपनी नज़र नीचे करो, वरना तुम्हारा वह हाल करूँगा कि नज़र उठाने के काबिल नहीं रहूगी। लेकिन जो भी निडर खड़ी थी, जब उसे अपनी नज़रें नहीं झुकाई तो मालिक ने एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और फिर उसकी बाजू पकड़कर उसे घसीटता हुआ कमरे में लेकर जाने लगा। कहने लगा, आज तेरा वह हाल करूँगा कि सुबह तक तू अपना चेहरा भी पहचान नहीं पाएगी। यह सुनते ही सारी लड़कियां मालिक के पैरों में पड़ गई। कहने लगी, इसे कुछ मत कहना, तुम्हें जो कुछ कहना हमें कह दो, इसे माफ़ कर दो, हम आज से तुम्हारी कोई बात नहीं टालेंगे। यह सब मैंने पहली बार देखा था। मेरा तो दिल दहल गया। फिर जैसे तैसे वक्त गुजरने लगा, मेरे सामने और भी राज खुलने लगे। एक बार मैं लॉन में पेड़ पौधों में पानी देने निकला तो वह 7वें नंबर की मालकिन बाग में बैठी रो रही थी और खुद से बात कर रही थी कि ऊपर वाले मेरी यह सज़ा ख़त्म कर दे। मैं इस आदमी के साथ एक लम्हा भी गुजारना नहीं चाहती। यह सुनकर मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी जागी। वह कहने लगी, मैं बेहद मजबूर हूँ, अपनी बूढ़ी माँ को बचाना चाहती थी, इसलिए इस आदमी की मदद मांगी। लेकिन जो कुछ उसने मेरी माँ के इलाज के बदले मांगा था, मर्द कभी भी बिना किसी मकसद के औरत पर एहसान नहीं करता। जो हर्जाना उसने मुझसे मांगा वह उसे मेरी इज्जत थी। जिस माँ को बचाने की खातिर इस आदमी को बेच दी, वह तो फिर भी मर गई बीमारी से, ना मेरी बर्बादी का सुनकर मर गई। लेकिन मैं इस चीज़ की सज़ा अब तक भुगत रही हूँ। वह लड़कियाँ सिसकिया के साथ रोते हुए बोल रही थी, जिसे सुनकर मैं भी दुखी हो गया। मैं समझ गया कि वह किसी मजबूरी के कारण इस जालिम मालिक के हाथों चढ़ी है। बाकी 6 लड़कियां भी ऐसे ही किसी मजबूरी के कारण यहाँ आई थी। मेरा मालिक बहुत ही घटिया किस्म का इंसान था। लड़कियों के साथ मारपीट करता रहता था और कहता था कि तुम लोग मेरे गुलाम हो, मैं चाहूँ तुम लोगों के साथ कुछ भी करूँ, मुझे कोई भी रोकने वाला नहीं है। यह देखकर मुझे बड़ा अफसोस होता। फिर मेरी बहन की शादी भी करीब आ गई। मालिक ने मुझे अच्छी खासी रकम दी थी। मैंने जब छुट्टी मांगी तो कहने लगा, बस 1 दिन से ज़्यादा की छुट्टी मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि तुम एक अच्छे नौकर हो जिसे यह लड़कियां बर्दाश्त कर लेती हैं। मालिक ने मुझे बस 1 दिन की छुट्टी दी। जैसे ही बहन विदा हो गई, अगली सुबह मैं नौकरी पर चला आया। हालांकि मेरी माँ ने मुझे कहा 2 दिन और रुक जाओ। मैंने कहा, माँ, नौकरी का सवाल है, अगर मैंने छुट्टी की तो नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा, फिर हम क्या करेंगे। मैं एक गरीब फैमिली से था, इसलिए उन लड़कियों की भी मजबूरी को भी अच्छी तरह समझ सकता था कि पैसा ना होने के कारण इंसान क्या क्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। जिस दिन मैं घर पहुंच, मालिक को कहने लगा कि वह सुबह ही दूसरे शहर जा रहा है, वह 3 दिन बाद ही आएगा। फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। लड़कियों की कीमत लाखों में लूँगा, बस 4 दिन बाद मैं शहर वापस आऊँगा तो उन्हें दुबई भेजने की तैयारी भी कर लूँगा। हाँ, मैं जानता हूँ कि उन लोगों से क्या काम लिया जाएगा, वैसे भी यह हर चीज़ की आदी हो चुकी है। यह कहते हुए वह अपना बैग पकड़कर बाहर निकल गया। मेरे कानों में सीटियाँ बजनी शुरू हुई। अब तक वह आदमी लड़कियों के साथ खुद जुल्म कर रहा था और अब उन्हें दुबई भेजना चाहता था। मालिक के जाते ही मैंने बारी बारी से मालकिनों के कमरों के दरवाजे पर खटखटाना शुरू किया। वे सभी कमरों से बाहर आई। मालिक के इरादे से मैंने उन्हें आगाह किया तो वह सब भी परेशान हो गई। चौकीदार मेरे मालिक का खास बंदा था। मैंने उसके खाने में नशे की दवा डाल दी। खाना खाते ही वह कुर्सी पर गहरी नींद सो गया। जब रात गहरी हुई तो मैंने सब लड़कियों को लिया और इस घर से भाग गया। लेकिन वह सभी परेशान थी। मुझसे कहने लगी कि वह जाएंगी कहाँ। उनके घर वाले तो उन्हें कभी भी स्वीकार नहीं करेंगे। मैंने उन सबको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, फिर वापस घर पर आ गया। सुबह मैंने यह शोर मचा दिया कि तमाम लड़कियों ने नौकरों को नशे की दवा देकर सुला दिया और खुद भाग गई। जिस तरह का मैंने रोना धोना मचाया था उस पर किसी को भी शक ना हुआ। यह सुनकर मालिक भी उसी दिन वापसी के लिए रवाना हो गया। लेकिन ऊपर वाले की करनी यह हुई कि मालिक की गाड़ी का बुरी तरह से एक्सीडेंट हो गया और वह मौके पर ही मर गया। जब मुझे खबर मिली तो मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया। मैं सारी लड़कियों को वापस घर ले आया था। अब इस महल में वह लड़कियां आज़ाद तौर पर सुकून और इज्जत की जिंदगियां गुजारने लगी थी। एक बार मैंने 7वें नंबर वाली मालकिन से शादी की ख्वाहिश रखी, वह भी मान गई। शादी के बाद अपने घर ले आया।